हाँ चलिए आ गए अपने अगले वीडियो में। तो जब इसका उल्टा करते हैं तब क्या होता है, यानी किसी चीज़ को फेंका जाए, दूर फेंका जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी हम देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, वो एनर्जी किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हम उसे देते हैं, तो कितनी दूर तक वो जाता है, इसी पे काम करेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर ही काम करेगा। हम्म, तो देख लें पहले किस तरह का है ये मामला। तो जैसे हमने कहा कि ये हमारा अर्थ है। हम्म, तो मास ऑफ अर्थ यहाँ ले लेते हैं और ये इसका रेडियस लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अर्थ सरफेस से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है, यहाँ से कोई वेलोसिटी दी है हमने u। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, आगे बढ़ गया, यहाँ इसकी स्पीड क्या हो गई, v हो गई। और ये हाइट जो कवर की है इसने, कितनी हाइट तक गया, ये h हो गई ऐसे, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये घटना अपने आप नहीं हो रही है, ये इवेंट अपने आप नहीं हो रहा है। हमने ये जो मास ऑब्जेक्ट है m छोटे वाला, इसको एक स्पीड दी है, इसको फेंका है, ठीक। तो जो हमने इसको एक वर्क दिया है पहले से, काइनेटिक एनर्जी कैसे मिली इसको, कि हमने इसको फेंका होगा, वर्क प्रोवाइड कराया होगा। तो एक्सटर्नल वर्क की जगह पे ये चीज़ लगती है, जो एनर्जी आपने यहाँ दी है वो एक्सटर्नल वर्क की जगह पे लगती है। यानी सिस्टम में जो वर्क एक्सटर्नल होता है ना, वो कितना आपने यहाँ प्रोवाइड कराया, अपनी तरफ से आपने क्या अमाउंट दिया एनर्जी का, है ना, तो क्या हो जाता है, वर्क इनपुट हो जाता है। तो आपने दिया है हाफ mu², बस। इसके बाद जो भी हुआ है अपने आप ही हुआ है। आप कहेंगे कि सर वर्क कहाँ दिया है, वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब आपने फेंका होगा तो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट दे के ही तो छोड़ा होगा। भाई आप ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगा के ही फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तभी आती है। तो वो वर्क ही होता है एक तरीके से, तो वर्क की जगह पे वो लगता है। अब ये जो चीज़ हुई ½ mv/u², ये वर्क एक्सटर्नल हुआ और ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो चीज़, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी है वहाँ पे, ये देखा जाता है। यहाँ पे किससे चल रहा है, v से चल रहा है इस पोजीशन में, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो क्योंकि ये तो हो चुका, दे चुके हम, यहाँ पे हमें देखना है क्या है। तो ये है ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होता है इस पोजीशन में, इस पोजीशन में कितना होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल हम देखते हैं। तो फाइनल हमारे पास कितनी आ रही है जरा देखें, Gm/r/e+h। बेटा ये नंबर माइनस में है, यहाँ जगह कम पड़ेगी, मैं नीचे लिखता हूँ इस लाइस चीज को, यहाँ लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ ½ mv², और ये ½ mv², और यहाँ माइनस Gm/r/e+h। ये हो गई, देखिए ये वाला चेंज आ रहा है, ये फाइनल हो गई। और फिर माइनस किया इसमें से, तो -Gm/r/e ये हुई। यानी ये वाली यहाँ टोटल बनी, यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट किया गया सेंटर से, और ये सरफेस वाली यूज की गई मैंने, ठीक है। अब जरा देखते हैं कैसे होता है। यानी ये v की बात अगर करें तो कैसे निकलता, ½ mv² प्लस, है ना। तो ये चीज़ देखो सॉल्व हो जाती है, ये प्लस में हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है। तो Gm/1/r/e-1/r/e+h ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए देखते हैं आगे।
थोड़ा सा इसको यहाँ से सॉल्व आप लोग भी किया करें, लिख के फटाफट सॉल्व कर दें, सर ये तो ये आ गया, लीजिए क्या दिक्कत है। नोटबुक में लिख दिया जाए अगर फटाफट तो भी दिक्कत नहीं है। बाकी तो फिर वीडियो को पॉज करके, वीडियो क्या करते हैं, पॉज कर लेते हैं, रोक लेते हैं, फिर बना लेते हैं। चलिए ये हो गया, देखिए ऐसे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही इसको देखें, 1/2 mu² और ये आया 1/2 mv² और प्लस GMM। और यहाँ पे कुछ बच रहा है, देखो इसमें से ये घटेगा, ये एलसीएम बनेगा, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, RE प्लस H, और ऊपर इसमें से H बच रहा है ऐसे। ये हो रहा है। अच्छा, पूरे में ही M कॉमन है, देखिए ये M जो है पूरे में है, यानी जिसको फेंका जाता है उसका मास अगर कांस्टेंट रहे तो पूरे में से कट जाता है। वेरिएबल मास के बारे में अभी नहीं कह सकते हम। हाँ, तो कुल मिला के चीज़ आ जाती है, देखिए ऐसे। तो V मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ और इसे U² -2 GMH RE प्लस H ऐसा कर लेता हूँ, इसको उसको इधर ले आता हूँ, और ये 2 पूरा का पूरा, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ये चीज़ यहाँ आ रही है ऐसे, ठीक है। और ये हो जाता V² ऐसे। तो V का जो वैल्यू होता है वो यहाँ से मिल जाता है आपको, अंडर रूट करें और U² -2 GM, या ये ME जो है इसको बाद में यूज कर लेंगे, भाई मास ऑफ अर्थ लगा रखा है तो उसको ME यूज कर लेंगे बाद में, अभी कैपिटल M लिख रहे हैं हम। H RE प्लस H, ये हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमने एक चीज़ देखी थी कि अर्थ के लिए अगर G मिलाना चाहें तो GRE², ये होता है GME ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मी की जगह मैं M लिखते चले आ रहा हूँ, है ना, मैं बड़ा M लिख रहा हूँ अर्थ के मास को, देखो M लिखता चला आ रहा हूँ मैं M ही छोटा नहीं लगा रहा हूँ, उसके सिंबॉलिक नहीं कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे ये M हट गया ऐसे, तो इसकी जगह पे ये चीज़ आ जाती है। तो लिखे जरा, देखें क्या बनता, V² U² -2 GRE² H अपॉन RE और RE प्लस H ऐसा बना। ये बना, तो ये RE यहाँ से कट रहा है, देखिए यहाँ पे। तो यानी V² U² -2 GREH और नीचे RE प्लस H ऐसा बन रहा है ये, ठीक। ये हटा दीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, क्योंकि रूट जो है लगा दिया आपने, स्क्वायर हटा दीजिए इस पर, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि कितनी हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ पर इसी को मॉडिफाइड कर दूँ कि इस H को मैक्स कर दूँ, तो इस V को क्या करूँगा बेटा, 0 कर दूंगा मैं, यानी ये 0 हो जाएगा। कितनी हाइट तक जाएगा, सवाल ये भी तो है। तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो इसका मतलब ये होगा कि ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी फिर, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो V जो है वो कितना हो गया, 0, तो ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी यहाँ से। तो क्या करते हैं उसमें, U² = 2 GREH और RE प्लस H ऐसे कर लेते हैं, फिर बदल लेते हैं इसको RE प्लस H और इसके नीचे यहाँ से H ले आते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, H
का वैल्यू चाहिए। बाकी चीज़ों को रखते हैं उधर, 2GRE/U² ऐसे कर लेते हैं। अब इन दोनों के नीचे एच कर लेते हैं, RE/H प्लस, देखिए H/H क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2GRE/U², तो 1 को उधर ले जाते हैं, RE/H, तो ये हो जाता है 2GRE/U² माइनस 1, फिर उल्टा करके H को लिख देते हैं, तो H कितना आ जाता है, RE 2GRE/U² माइनस 1 है ना, और इस चीज़ को ब्रैकेट में ले लेते हैं, है ना। तो ये तुम्हें बता देता है कि मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेगा, ऐसे, क्लियर, मैक्सिमम हाइट के लिए। और पूरा इक्वेशन अगर लगाना है तो ये पूरा ही मेथड है, क्लियर। तो कई बार क्या होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन में काइनेटिक एनर्जी चेंज यहाँ ये दी हमने, तो वो नहीं है कंसेप्ट। बेसिक बेसिक ये है कि जो यहाँ से आपने एनर्जी दी है, ये एनर्जी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये आपने बाहर से दी है, सरफेस पे खड़े हो गए आपने फेंका है, तो वो वर्क की जगह लगती है, वर्क एक्टर, और फिर ये चीज लग जाती है कि यहाँ पे एनर्जी कितनी है, अब तो आप फ्री कर दिया आपने, ये वाली है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ये लगता है। तो ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। और किस तरीके से कोई एक्सप्लेन करता है वो अलग मैटर है, तो बेसिक जो है ऐसे करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और समझ में आ जाएगा आपकी। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो एनर्जी कंजर्वेशन को लेके ऐसा हो जाता है, M1 M2 कोई दो मास लेकर के भी छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले करवाया था। अब आ जाता है हमारे पास कि अगर कोई सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है तो उसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी होती है, उस पर फोर्स या एनर्जी कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट, ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट, ऐसे। तो जनरली हम अर्थ को ही मान लेते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मास जो है प्लैनेट का कुछ मानेंगे ऐसे। ये हमारा प्लैनेट हो गया, इसका मास हो गया m, और ये इसका रेडियस होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट चेंज हो जाता है कई बार कि यहाँ अर्थ में इतना था, दूसरा कोई प्लैनेट था तो उस पर उतना था, और इसका जो रेशियो था वो ये था, तो फिर वो उसका क्या होगा, है। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि जो इसके चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट जब घूमता है ऐसे, तो ये मैंने बताया था शुरू में, बिल्कुल शुरू में ही मैंने इसे बना दिया था, ऑर्बिटल स्पीड पर तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बना दिया था इसको। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए घूमता है, और इसमें कोई स्पीड रहती है, तो यहाँ पर हम सर्कुलर ऑर्बिट की ही बात करते हैं। हालांकि सर्कुलर ऑर्बिट पर घुमाया गया, लेकिन ऑर्बिट इलिप्टिकल होते हैं, दो बात की बात है, फिर उसको भी सर्कल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो ये स्पीड v है और ये मास m है। तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स F=ma, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये जो रेडियस होती है आपकी, ये आपकी r हो जाती है। और कितनी हाइट पर घूमता है सरफेस से, तो इस हाइट को भी लिखा जा सकता है, ये h हो जाती है। यानी r जो होता है वो RE+H हो जाता है, ये आप जानते हैं, पढ़ाया जा चुका है आपको अच्छे से। तो कौन सी फोर्स चाहिए सर्कल पे घुमाने के लिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, F=ma, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है वो क्या होती है, F=ma, है ना। कौन देगा उसको, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो है F=ma प्रोवाइड करा देती है इसको। तो कितनी हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, G
एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये बना देगी एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ऑर्बिटल स्पीड बोल देते हैं इसको। देखिए एम कैंसिल होगा, एक आर हटेगा, तो वी जो बनती है वो बनती है जी एम बाई आर, ऐसे बन जाती है। इसे कह देते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड तो आ जाता है कई बार कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड। अब यहाँ पे क्या होता है कि टाइम भी आ जाता है, टाइम ऑफ वन रेवोल्यूशन। ये भी मैंने निकाल दिया था उस टाइम, पहले ही लेक्चर में मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ भी निकाल देता हूँ एक बार। टाइम ऑफ वन रेवोल्यूशन, यानी इसे वो कई बार टाइम पीरियड भी बोल देते हैं। टाइम पीरियड भी बोल देते हैं इसको। एक राउंड यानी एक चक्कर का समय, टाइम कितना होता है। तो जो वी होता है ये होता है 2πr/t। टोटल डिस्टेंस जो चलेगा सरकमफ्रेंस पे क्या होगा, आर होगा, ये वाला आर होगा, ठीक है। ऑर्बिट रेडियस बोलते हैं इसको। और ये हो जाएगा जी एम बाई आर। तो टी मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ से। तो टी जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2π, और इसे अंडर रूट में ले जाएं आर, और नीचे जी एम। तो क्या करते हैं कि आर को अंदर ले जाएं तो स्क्वायर बन जाता है इसका, 2π आर क्यूब हो जाता है, और ये जी एम हो जाता है। क्लियर। और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, तो टी स्क्वायर, और ये हो जाता है 4π² आर क्यूब। तो ये नंबर, अगर एक ही प्लेनेट है, यानी सन के चारों तरफ अर्थ भी है, वीनस भी है, मार्स भी है, तो ये एम जो है किसका रहता है, फिर जिसके चारों तरफ घूमते हैं उसका रहता है, सन का रहता है। तो उस केस में क्या करते हैं, तो प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो 4π² जी एम एस, मास ऑफ सन आर क्यूब। तो यहाँ लिख देते हैं एम एस इज मास ऑफ सन। और क्या कहते हैं कि प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि ये कांस्टेंट नंबर बना रहता है। तो फिर क्या करते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक। तो बाद में मैं इसे कहता हूं केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ क्या कहते हैं कि टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऐसा बोलता है। तो उसका डेरिवेशन तो हो गया आपका। चलिए अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसके पास एनर्जी कितनी होती है, जो ये घूम रहा है इसके पास एनर्जी कितनी होती है। तो उसे कह देते हैं बाइंडिंग एनर्जी या बिल्डिंग एनर्जी। क्या बोल देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी या बिल्डिंग एनर्जी। तो हम देख लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे। तो इसके पास कैसी एनर्जी है, इसके पास क्या, तो ई ले लें इसको और बी लिख लें इसको। तो इसमें एक है हाफ एम वी स्क्वायर, और एक इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि एक मास यहाँ पर है और एक ये वाला है, और इनके बीच का डिस्टेंस आर है। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, जी कैपिटल एम और स्मॉल एम बाई आर, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो V जो है यहाँ पे उसको रखा जा सकता है, देखिए ये रहा वी स्क्वायर का वैल्यू। अगर इसे वी स्क्वायर पे ले जाऊं तो क्या बनेगा, जी एम बाई आर, यानी रूट हट जाएगा, दैट इज सिंपल। तो ये वहां रखा जा सकता है। तो ये कितना बनेगा, 1/2 जी एम बाई आर, और ये जी एम बाई आर। तो ये माइनस में ही बनती है, -1/2 जी एम बाई आर ये बनती है। क्लियर। अब अगर मैं अर्थ का यूज कर दूं इसको, फॉर अर्थ,
यानी अर्थ के, तो हम कह दूं सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। कैसे? ई बी, यहां मास किसका लग जाता? अर्थ का मास लग जाता है यहाँ पर। तो -1/2 जी एम ई, भाई अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ का मास लगेगा। सन के चारों तरफ घूम रहा है, सन का मास लगेगा। और ये घूमने वाला सैटेलाइट हो गया, इसका मास हो गया एम। और ये हो गया नीचे आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। चेक कर लें कितनी हाइट पे घूम रहा है। अब जी एम ई को मैंने फिर से कहा कि जी एम ई जो है वो जगह जगह काम आ जाता है, जी आर ई स्क्वायर। ये तो पक्का हो गया होगा तुम लोगों का। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा -1/2 जी आर ई स्क्वायर, और ये एम, और ये हो गया आर ई प्लस एच। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बना दिया जाता है। तो ये नेगेटिव क्यों होती है? इंट्रैक्टिव फोर्स की वजह से नेगेटिव होती है। और ये नेगेटिव होती है इसीलिए वो वहां रह के घूम सकता है। अगर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी तो वो चीज़ वहाँ स्टेबल नहीं होगी, उस पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, वो नहीं घूमेगी। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गई तो रुकेगा नहीं, रिपल्सिव फोर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। तो कहीं भी अगर टोटल एनर्जी का अमाउंट नेगेटिव है, इसका मतलब वहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हो सकता है, वो सिस्टम रह सकता है, वहाँ पे बना हुआ रह सकता है ना। ये भी की कंसेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो बनती है नेगेटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी तो नहीं बनेगा। तो ये हमारा बना टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में चेंज अगर करते हैं तो ये बाहर से हम वर्क दे करके जो है इसमें चेंज करते हैं। यानी अगर हम किसी सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज करते हैं तो इसमें चेंज करते हैं, वर्क जो देते हैं इसमें चेंज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम्पल आ जाता है कई बार, जनरली तो इसके डेरिवेशन ही आते हैं। ये एग्जाम्पल ऐसा आ जाता है कई बार कंपटीशन वगैरह में कि एक सैटेलाइट को जो पहले रेडियस के इक्वल था 2r पे लेके चले गए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उस एग्जाम्पल को लिख के मैं सॉल्व करूँगा, ठीक बताऊँगा आपको। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ उस एग्जाम्पल को, कैसा ही एग्जाम्पल इस पे आ जाता। तो a satellite revolving around Earth at height r e if its orbit change to 2re, find work done on it। यानी पहले ये किस पे घूम रहा था, जरा ध्यान देंगे। देखिए ये अर्थ हुआ, इसका कोई रेडियस हुआ अर्थ का। पहले ये आर पे घूम रहा था यहाँ पे, अब इसको यहाँ से ले जाके क्या किया, 2r पे लेके छोड़ा जाके। तो कितना काम करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो वहाँ उसमें जो चेंज होगा वो काम करना पड़ेगा। तो वर्क जो होगा, वर्क एक्सटर्नल जो होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी में चेंज होता है। कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लगाते हैं। भाई तो उसके पास टोटल एनर्जी यही तो है, ये वाली, इसी में चेंज हो जाता है। तो पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसे पहले फाइनल क्या होता है, फाइनल कितने पे गया, सेंटर से कितने पे गया, आर पे तो पहले ही था। हाइट कितनी थी पहले, रेडियस के इक्वल थी। अब और आर बढ़ा दिया तो 3r पे चला गया। यानी पहले किस पे था, यहां से सेंटर से 2r पे था, अब कितने पे चला गया, 3r पे चला गया। पहले हाइट कितनी थी जरा ध्यान दें, ये थी हाइट पहले,
ठीक, अब 2r हो गई, तो सेंटर से तो 3 बनेगी और 2 बनेगी ना। तो चलिए वहां से देख लेते हैं पहले। तो ई फाइनल है ना, तो ई बी फाइनल माइनस ई बी इनिशियल, ये आपका वर्क रहता। तो लगा देते हैं उसमें, एच वाले में लगा देते हैं, यानी -1/2 जी एम ई, और ये ऑब्जेक्ट है जो एम है, और मास दे देंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट या प्लैनेट, सॉरी मास ऑफ सैटेलाइट, हाँ ऐसे एम ऐसा दिया, मास ऑफ अर्थ भी गिवन कर दिया। ठीक है, तो कहाँ पर थी ये पहले, आर ई पर थी, तो पहला कंडीशन बाद में कहाँ पहुंचा, आर ई से 2r ई तक पहुंच गया, ये फाइनल हो गई। इसमें से क्या घटा रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस, और वो भी माइनस में होनी है, तो उसको भी माइनस में ही लिखना है, -1/2 जी एम ई एम और आर ई प्लस आर ई। देखिए ऐसा हो गया, यहां से यहां ले आए, ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है ना, तो कितना बनेगा ये अमाउंट, इसे यहां से देखें जरा एक बार, कितना बनेगा ये। तो इसमें क्या होता है, ये नंबर प्लस हो जा रहा है, ये नंबर माइनस, तो 1/2 जी एम ई माइनस में कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो 1/2 जी एम ई एम ये कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो इसका माइनस तो कॉमन हो गया, तो इसका क्या रहा, 1/3r ई, और माइनस कॉमन हो गया ये पूरा, तो -1/2r ई ऐसे हो गया। ठीक है, और एक माइनस आप कॉमन ले चुके हैं, यहां पर माइनस हो चुका, क्योंकि एक पूरा माइनस आपने कॉमन ले लिया, ये नंबर प्लस हुआ और एक माइनस यहाँ बचा, ये ऐसा हो गया। तो अब आगे देख लेते हैं, तो -1/2 जी एम ई एम, ये कितना बच रहा, इसका एलसीएम क्या होगा 6, तो ये कितना ऊपर बचेगा 2 1 -1, तो -1/6r ई बचेगा। चेक कर लें, 3 इधर आएगा 2 उधर जाएगा, तो एक माइनस बाहर पड़ा हुआ, उसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन 12r ई। देखिए ये आपका वर्क आ गया, इतना काम आपको करना पड़ेगा। अगर r के इक्वल हाइट पर है, घूम रहा है, और 2r की हाइट पे ले जा रहे हैं, यानी अर्थ के सेंटर से कितने पे, पहले 2r पे है, और फिर कितने पे ले जा रहे हैं, 3r पे ले जा रहे हैं, तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।